नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी अभी ब्रिटेन से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ब्रिटेन से जो अभी दौरा पर थे, हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के दौरा पर गए हुए थे ब्रिटेन में, तो वहां पे भारत और ब्रिटेन जो बहुत लंबे समय से एक ट्रेड एग्रीमेंट रुका हुआ था, वह फाइनली यूरोपियन कंट्री में, अभी खैर यूरोपियन कंट्री से ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो लेकिन नाम उसी में आता है। तो यूरोपियन कंट्री में ब्रिटेन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उससे ये बात का आज हम सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी और आभार हो रहे हैं कि जी हाँ, अब हमारा जो माल है ब्रिटेन के अंदर बिना कोई टैरिफ के बिक सकेगा। उससे भारतीयों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहां से यहाँ पर माल जो आएगा वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग टैरिफ जरूर लगाएंगे। तो दोनों देशों के बीच में सहमति जरूर बनी है। अब जब दोनों देशों के बीच में जब सहमति बनी तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए वहां से तो चलिए ठीक हो गया। अब आगे आते हैं वहां से ब्रिटेन से मोइजू के देश, जहां पर जिसको मालदीव के नाम से जाना जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मालदीव और भारत का रिश्ते कुछ समय जब से म्यूजी नहीं आए थे, जो वहां के अभी हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी, तो वहां तक तो बिल्कुल सब कुछ सही था। लेकिन मोइजू जैसे ही इलेक्शन में आते हैं तो वह भारत के खिलाफ अपना प्रोपगेंडा स्टार्ट कर देते हैं, या हम बोले कि एंटी भारत सब्टांस लेकर वह चुनाव के फील्ड में उतरते हैं। और चुनाव के फील्ड में उतरने के साथ ही साथ उनको इस बात का प्रॉफिट भी मिलता है कि अब वह भारत के से जो विरोध बता रहे थे, तो उनको वहां पे इंडिया आउट के नारे भी लगाना स्टार्ट कर दिए, तो उनको वहां पे जीत गए और वहां के सदस्यता भी मिल गई। अब होता क्या है, और जो उच्च सबसे शिखर होता है वहां तक वह पहुंचने में संभव हो सके। लेकिन जब तक वह इस रूट में नहीं आए थे, मतलब जब तक उन्होंने कुर्सी नहीं संभाली थी, तो जब तक तो उन्हें यह बात का बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीका से मालूमात नहीं था कि भारत क्या चीज है। वह खुद को चीन के जाकर अपने से सटाने का प्रयास किया कि हम भारत से नहीं लेंगे जो चीज चीन को लेंगे, क्योंकि ये बात दुनिया को भी जग जाहिर है कि जहां पर भारत और चीन दोनों आपस में ट्रेड को लेकर हो या बॉर्डर को लेकर हो, आपस में डिस्प्यूट हमेशा रहता है, क्योंकि चीन और भारत दोनों का बॉर्डर एक दूसरे के साथ लगता है। तो इसीलिए अब जितने भी छोटे छोटे अगल बगल वाले देश हैं, उस पे कहीं ना कहीं हर देश के बीच में यह प्रतिस्पर्धा होता है कि उस देश के ऊपर हम अपना कब्जा जमाए हुए, मतलब अपना प्रभाव बनाए हुए रखें, और चीन चाहता है कि हम उस पर पूरी तरीका से उसको कब्जा लें। दूसरी साइड मालदीव हो गया, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक हुआ है। अगर वहां पर चीन जैसा देश आकर बैठ जाता है और जितने भी व्यापार होते हैं तो वह कहीं ना कहीं मालदीव से होकर ही गुजरता है। अब वहां पे अगर इस स्थिति में चीन बैठा हुआ रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी जितनी भी जो डिफेंस की मामला है या व्यापार है, उस सभी पे वह नजर रख पाने में सक्षम हो जाएगा। अगर नजर रख पाने में सक्षम हो गया तो हमारा कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वह कंप्रोमाइज होने लगेगा, और अगर सिक्योरिटी अगर हमारा कंप्रोमाइज होगा तो इससे हमारा देश के ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए वह भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित है। और दूसरी साइड हम सभी लोग जानते हैं कि श्रीलंका में भी चाइना का जो एक सबसे बड़ा जो उसका ट्रैप है फंसाने का, वह जैसे हम लोग मछली को चारा डालकर उसको फंसाते हैं, उसी प्रकार से चाइना भी अपने जितने भी पड़ोसी या अभी तक जितने भी वह देश को फंसाया है, वह दाना के रूप में डॉलर डाल देना, पैसा डाल देना उस देश के अंदर, और उसको फंसाने का काम करता है। जैसे कि अभी पूरी तरीका से रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत चाइना को भी, ये चाइना जो है वह श्रीलंका को, हम सभी लोगों ने देखा कि कैसे उस देश को अपना कर्जदार बचा दिया। अब वह देश डिफॉल्ट होना से बचाने के लिए फिर भारत को जाना पड़ा। भारत ने उसे बहुत लोन दिया, दवाई दिया, पैसा दिया और डीजल पेट्रोल दिया, तो कहीं ना कहीं जाकर अभी श्रीलंका थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अगर इन टाइम पे भारत नहीं पहुंचता तो उस समय बिल्कुल ही डिफॉल्ट कर जाता श्रीलंका। मालदीव भी लोग बताते हैं कि जितना उसका बजट है उसका 121% उसके ऊपर कर्ज है। अब ये सारी, अब इतना ज्यादा कर्ज है, ऊपर कर्ज डेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब उससे निकलना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और जब चाइना के पक्ष में जैसे ही मालदीव गया, क्योंकि मालदीव के अंदर जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष वहां का चुना जाता था तो सबसे पहले वह भारत के विजिट पे आते थे, लेकिन मोइजू क्योंकि भारत के विरोध के कारण ही वहां पे चुन के आया, तो वहां पे ये संभव नहीं हो सका। तो वह सबसे पहले गए चाइना के पास, और चाइना सोचा कि जैसे भारत हमको फ्री में हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट दे देता है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट दे देता है, तो हमको चाइना भी इसी प्रकार से देते रहेगा। लेकिन चाइना फ्री में
कोई भी देश को कुछ नहीं देता है। वह जब भी देता है तो लोन के रूप में ही देता है। अब जब लोन के रूप में देता है तो वहां पे अब ज्यादा से ज्यादा ये मुश्किल आने लगती है कि जब लोन के लिए उसको दिया गया तो वह आज न कल लोन तो उसको वापस करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उस पे और ज्यादा जो डेट है, या हम बोल सकते हैं अपने भाषा में जो सूद है, वह बढ़ते जाएगा। और जो देश होते हैं वह छोटा मोटा अमाउंट तो लेते नहीं है, वह बिलियन डॉलर में उनको मिलता है। तो अगर बिलियन डॉलर में उनको मिलता है इतना ज्यादा अमाउंट, तो उसका समझ लीजिए कि अगर उस पे परसेंटेज के हिसाब से सूद लगने लगे तो कितना ज्यादा लगेगा। अगर इंटरेस्ट उस पे हुआ तो वह बहुत ज्यादा होने लगेगा। और इसी चक्कर में अभी जो मालदीव है, मालदीव के जो मौजूद सरकार है वह हर देश के पास जाके देख लिया, जिसके जिसके पास मालदीव कर्ज के लिए जा सकता था वह देश वहां पे गया। लेकिन जाने से क्या उसको कुछ प्रॉफिट हुआ? तो आंसर है नहीं हुआ। आंसर है नहीं हुआ। तो आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी देश अभी मालदीव को कर्ज देने की स्थिति में नहीं बना हुआ है। क्योंकि जितने भी यूरोपियन देश हैं वह मालदीव को उतना वैल्यू देते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर वैल्यू नहीं देते हैं, आप खुद अभी इन्फ्लेशन से जूझ रहा है टोटल यूरोपियन कंट्री। उधर रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें पूरा तरीका से ऐसा उलझ चुका है यूरोपियन कंट्री कि न तो वह बाहर निकल रहा है और न ही वह अंदर से जीत पा रहा है। अब इस सब के पीछे का कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी जिस कंडीशन में मालदीव के स्थिति बना हुआ है, वह अगर यूरोपियन के भी पास जाता है तो यूरोपियन लोग हाथ झाड़ने पे ये प्रयासरत होते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास ऐसा नहीं है, ये नहीं है। और चाइना जो बिल्कुल भी अभी उसके यहाँ भी इंटरनल हालात, जितने भी रियल एस्टेट कंपनी हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, सारे के सारे उसको भी डिफॉल्ट होने लगे हैं। उसका डिफॉल्ट होने का मेन कारण यह है कि पहले जो कि लोगों के यहाँ से उसका वहां पर चाइना के अंदर मेन काम था मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर हो गई। तो जब तक पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग चाइना भेज रहा था, जब तक तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छा था, हर चीज अमाउंट आ रहा था, फिर अपने देश में हर किसी को रोजगार दे रहा था। उसके बाद वह सोचने लगा कि जब मेरे यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो अदर जो देश हैं वहां से भी लोग हमारे देश में आया करेंगे और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे घर खरीदना चाहेंगे। जैसे कि हम यूरोपियन कंट्री के अंदर जानते हैं कि अधिकतर विश्व के लोग यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, वहां पे घर, वहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वह होता है रहने का। अब जब घर के अंदर रहने के लिए सिचुएशन उन लोगों के समझ नहीं मिलती है तो किराया या किराए के आप मकान लीजिएगा, क्योंकि वहां पर फ्लैट लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, फ्लैट बहुत ज्यादा महंगा भी बिकता है। तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा किराए के घर ही अफोर्ड कर पाते हैं। अब अगर किराए के घर अफोर्ड कर पाने में वह लोग सक्षम हो पाते हैं तो किराया भी बहुत ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि जो डिमांड है, क्योंकि पूरे विश्व से लोग जा रहे हैं तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना घर नहीं है। एक तो यूरोपियन कंट्री में छोटे छोटे लोग आबादी होते हैं। अब छोटे छोटे जहां आबादी होंगे तो वहां पे लोग एक्स्ट्रा तो घर बनाकर रखेंगे नहीं, तो जो है उसी में उनको एडजस्ट करना है। पूरे विश्व से लोग जाते हैं तो एक अचानक वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेने वाले का डिमांड बढ़ जाता है, उतना है नहीं तो कॉस्ट तो ज्यादा पड़ना ही है। अब इसी तर्ज पे चाइना भी सोचा कि हम अभी विश्व में नंबर 2 पे मेरे पास अमाउंट है और बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली में बहुत अच्छा चाइना का कर रहा था, क्योंकि पिछले 20 साल में चाइना ने जितने तेजी के साथ अपना इकोनॉमिकली सिचुएशन को ग्रोथ किया है वह बहुत कम ही देश अभी कर पाए हैं। सिचुएशन यहां तक बना हुआ है कि अमेरिका के बाद चाइना ही जो देश है वह जो अमाउंट के मामला में है वह नंबर 2 पे है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो होते हैं वह इकोनॉमिस्ट वह बताते हैं कि अगर इसी रफ्तार से चाइना आगे बढ़ते रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि अमेरिका को भी छोड़कर चाइना इकोनॉमिकली स्थिति में आगे निकल जाए। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को अब ज्यादा तकलीफ होने लगा कि हमसे आगे निकल जाएगा, फिर हमारा वैल्यू कम जाएगा। लेकिन अमेरिका के पास एक जो सबसे बड़ा हथियार है वह है डॉलर का हथियार। हम ये बात भी आप समझ सकते हैं कि चाइना जो सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमिकल है वह भी अभी अपना पूरा ट्रेड डॉलर के माध्यम से ही करता है। तो जो सबसे बड़ा हथियार डॉलर है, अब डॉलर है तो वह सैंक्शन लगाने की लोगों के ऊपर धमकी देता है, इकोनॉमिकली बाइकआउट करने की धमकी देता है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब खुद ना अमेरिका समझ पा रहा है कि चीन को टेकल कैसे किया जाए, और चीन को भी जो अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसका बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने लगा, क्योंकि जितना माल वह यूरोप के अंदर कचरा का ढेर समझ के
सपने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके भरते जाता था, अब टैरिफ लगने के बाद उतना माल वह भेज नहीं पा रहा है। चाइना जो सबसे ज्यादा ड्रग्स भी बनाता था, जिससे अमेरिका के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, तो इस पे भी बहुत ज्यादा कड़ाई किया गया। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए चाइना का भी जो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो माल को बाहर भेजा जाता था, उसमें बहुत भारी गिरावट आई। और जितने भी अन्य देश हैं, अफ्रीका का जो देश है, ये सारी जो देश हैं, चाइना का जो सामान है वह तो बोला ही जाता है कि चल जाए तो चांद पे, नहीं तो शाम तक। तो वही सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन अब लोगों का विश्वास उठने लगा कि चाइना का माल अच्छा होता नहीं है, यह डुप्लीकेट देता है। और दूसरी बात यह है कि वहां का जो स्थिति है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इतना ज्यादा मतलब उसका क्वालिटी सामान का गिरा दिया चाइना कि अब एकदम भरोसा ही नहीं बचा किसी भी मार्केट को। अब ले देकर एक उसका जो सबसे परम मित्र जो बचा हुआ है, वह बचा हुआ है पाकिस्तान। जितना कवारा चीज अपने यहाँ बच जाता है, चाहे वह रेल के डिब्बा अगर अपने यहाँ फेल मार गया हो, या डिफेंस इक्विपमेंट में फाइटर जेट अपने वो चाइना के अपना फेल मार गया हो, तो वह अब किसको पकड़ाता है? सबसे अच्छा मार्केट उसके लिए एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है, वह मिला हुआ है पाकिस्तान। जितना कवाड़ा माल होवे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी फायदा इस कारण से होता है क्योंकि उसको भी तो पैसा दे देना होता नहीं है। सारा माल अगर उधार के ऊपर ही चाहिए, तो अगर अब उधार में तो लोग वैसा ही माल देगा, तो दोनों को फायदा है। चाइना पाकिस्तान को उधार माल चाहिए, और चाइना को अपने देश में जो कवाड़ा चीज है उसको हटाना तो है कहीं ना कहीं। चाइना को ये प्रॉफिट हो जाता है कि चलो तुम पैसा तो नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम कर्जदार तो होगे। अब जितना कर्ज तुम पे बढ़ते जाएगा, उतना जमीन तो तुम्हारी स्त्री, ये सारे के सारे चीज हम अपने यहाँ आज न कल तो लेके जाएंगे ही। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान, एक अभी और नया पार्टनर उभर कर आ रहा है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जब तक शेख हसीना थी तो चाइना के साथ इतना मेलजोल तो था नहीं, लेकिन जब से यूनुस आए हैं, मोहम्मद यूनुस, अब क्योंकि इनका माइंड भी जिहादी है, और जिहादियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए यह चीन बहुत भली भांति समझता है। क्योंकि अपने देश के अंदर जितने भी वह जिहादी तत्व के लोग होते हैं, उनको तो वह रमजान डांड ही नहीं रखने देना, जैसे रमजान में उनको उपवास नहीं रहने देना। उन पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि ये खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। उसके बाद दाढ़ी बड़ा बड़ा नहीं रखना है। उसके बाद छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता भी पहनने के लिए अलाउ नहीं करता है। नहीं तो वह बीच रोड पे ही सारा चीज कैंची लेके वहां के प्रशासन ठीक कर देता है। और जो कुरान का जो वर्जन है उसको भी चेंज करके वह चाइनीज में कर दिया। वह बताता है कि जो यह बुक है, वह बुक मानसिक गुलामी के लिए बहुत ज्यादा है, और इसी चीज से चाइना बचाना चाहता है। और जब चाइना बचाना चाहता है तो इसी चीज को लेकर वह कहीं ना कहीं अब ये सारी सिचुएशन पे ध्यान रखता है। तो चाइना को अब नया देश जो बांग्लादेश मिला, अब वहां पे वह कबाड़ भरने में लग गया। लेकिन बात इक्विवेलेंट है, न पैसा पाकिस्तान से चाइना को मिलना है, न बांग्लादेश से मिलना है, क्योंकि दोनों तो कंगले हैं। अब कंगले इतना अमाउंट कहां से दे पाएंगे, तो उसको भी उधार में देना होता है। चाइना भी को लगता है यार चलो उधार में देना है तो इन लोग का मार्केट ठीक है। अब बात, जब चाइना भी मालदीव को कुछ नहीं दे पाया, अब उसके पास और मालदीव जो कि खुद को एक टाइम से हंसा समझने लगा कि हम भारत से टूरिस्ट को भी बुलाएंगे, अपने यहाँ भी खर्चा भी करेंगे, और भारत को आर्म ट्विस्ट भी करते रहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन तो चल नहीं पड़ी। भारत के प्रधानमंत्री एक बार जो लक्षद्वीप है वहां पर जाकर डुबकी क्या लगा दिए कि मालदीव का जितना भी टूरिस्ट था वह सारा डूब गया। अब पैसा आएगा कहाँ से? और कुछ तो एक्सपोर्ट करता नहीं है। एक बचा खुचा मछली है, तो मछली जब से चाइना से दोस्ती हुआ तो सारा मछली बड़े बड़े जहाज से चाइना मार के लेके जा रहा है, तो अब मछली भी नहीं बचा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो अंत में जिसको एक्चुअली कहते हैं थूक कर चाटना, वह कोई सीखना है तो वह मालदीव के अभी प्रधानमंत्री मोइजू से सीखे कि कैसे वह थूक कर चाटा भारत के सामने। अब गिड़गिड़ाने लगा, और अपने यहाँ गेस्ट ऑनर पे, जो वहां का जो इंडिपेंडेंस डे था, वहां पर गेस्ट ऑनर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री पहले अपने टोटल बात मनवा लिए, और हम जो मालदीव है वो इस तरह के लोकेशन पे स्थित है कि उसको हम फ्री छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप फ्री नहीं छोड़ सकते तो उसके साथ संबंध भी बनाकर रखना होगा। तो संबंध बनाने के लिए पहले सारे बात अपने मनवाए गए। उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हैं। उसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी गई, और जितना ज्यादा मालदीव के प्रधानमंत्री अपनी ओर से स्वागत कर सकता था वह बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ा और स्वागत किया। तो भारत जो पहले से ही उसके यहाँ पे अपना सारा चीज
देते रहता है। कोई भी आपदा मालदीव के अंदर आती है तो भारत सबसे पहले पहुंचता है मदद के लिए। तो इस प्रकार भी बहुत सारा जो आज का जो भारत में जो अमाउंट था उसको उसको लाइन क्रेडिट के लिए दे दिया गया है। अब लाइन क्रेडिट क्या होता है? ये होता है कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति के अमाउंट में 100 रुपया रखा हुआ है और बोल दिया गया कि तुमको जरूरत पड़ने पे इस 100 रुपया से तुमको जो भी चीज चाहिए वह तुम ले सकते हो। तो अब उस व्यक्ति के लिए सहूलियत हो गया कि 100 रुपया तो क्रेडिट है उसके पास। तो इसी प्रकार से भारत को भी रुपए के टर्म में पहले भी हम लोग अमाउंट देते थे मालदीव को, लेकिन उसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट अमाउंट नहीं देकर उसको रुपए में दिए, डॉलर में नहीं देकर अब रुपए में दिए। अब रुपए से जो देश रुपया एक्सेप्ट करता है इससे वह उस देश से भी अपना सामान खरीद सकेगा, भारत से तो बहुत आराम से खरीद सकेगा। तो अब डॉलर पे जो डिपेंडेंसी थी मालदीव की वे भी घटेगी, क्योंकि देश को क्या चाहिए? देश को जनता के लिए सामान चाहिए, खाना चाहिए, और उस वे सब पहले डॉलर से मिलता था। अब बहुत सारे देश हैं जैसे यूएई है, वहां पे भी रुपया चलने लगा, तो वहां से भी अब इसके यहाँ सामान बहुत आसानी से आ जाएगा। भारत से जाएगा, नेपाल से जाएगा, जो जो रुपया को लेते हैं वे सारे देश से उसके यहाँ सामान चले जाएंगे। इससे मालदीव को एक बहुत बड़ी सहूलियत हुई है। अब बात जो चल रही है वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब चाइना के साथ वह गए तो चाइना ने सबसे पहले समझदारी दिखाते हुए मालदीव से एक चीज डिमांड लिया। वह क्या था? वह था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनसे करवा लिया। अब भारत भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें आगे बढ़ चुकी है। अब आगे इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी आप जरूर हमें बताइए। आप सभी से लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब